चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। तो पहले आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना सारा वीडियो को प्यार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का क्वेश्चन बैंक जो चल रहा था 2013 तो कंप्लीट कर दिए थे हम। तो आज देख लीजिए क्या है, 2014 क्वेश्चन बैंक है ना। तो 2014 आज हम लोग का हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी से यही कहूँगा कि जितना हो सके आप सभी क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। यदि आप चाहते हैं कि आप जो है 400+ नंबर करें तो आपको क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना क्वेश्चन बैंक का आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िएगा, और हम विशेष तौर पे क्वेश्चन बैंक को ही पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है ना, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आज हमारा क्या होगा, 2014 का क्वेश्चन बैंक होगा साइंस का। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न को करते हैं स्टार्ट। तो भैया प्रश्न आपका है क्या, पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्यारे बच्चों नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? नरम लोहा का। यदि वही क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तब आपका होता इस्पात हो जाता है। अस्थायी लिखा रहेगा तो इस्पात हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन में ना लिखा रहे, अस्थायी सिर्फ लिखा रहे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नरम लोहा हो जाएगा। क्लियर है सबका? अगला क्वेश्चन है कि हमारे घरों में, देखिए हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह क्या है। तो हमारे घरों में जो विद्युत की आपूर्ति की जाती है वह हमारा होता है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर पड़ता है वह कौन सा भाग है। देखिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जो है ना, किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, वह बनता है रेटिना। रेटिना या इसी का नाम है दृष्टिपटल। दृष्टिपटल किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हम लोग का आंख पर जो है ना, नेत्र पर जो है ना, रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। और दूसरा बात क्या, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि मानव नेत्र के मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में ध्यान दीजिएगा, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो लेंस की बात करें प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस पाया जाता है। कौन सा लेंस भाई मेरे, मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। और अब एग्जाम ये भी क्वेश्चन आता है कि बताइए मानव नेत्र की तुलना किससे किया गया मेरे बच्चों, तो मानव नेत्र की तुलना जो है ना कैमरा से किया गया है। किससे? कैमरा से किया गया है। इस सभी चीज को भूलना नहीं है। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है। देखिए, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु जो है वह अनंत होता है। और निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं दृष्टिपरास कहते हैं। तो निकट बिंदु कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपरास कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। देखिए, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि जीवों के अवशेष से बने हुए ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल है ना, गोबर गैस, ये सभी क्या हमारा जीवाश्म ईंधन है। तो देखिए, नाभिक का संलयन तो होगा नहीं, ये हमारा होगा नहीं। चंद्रमा तो हमारा जीव का अवशेष से बनता नहीं है, ये भी नहीं होगा। सूर्य भी नहीं होगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर है। तो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, जीवों के अवशेष से जो ईंधन बनता है ना उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कि पेट्रोल बनता है, कोयला बनता है, डीजल बनता है ना, किरासन भी बनता है। तो ये सभी हमारा जीवाश्म ईंधन है। लेकिन इनमें से तो हमारा कोई जीवाश्म है नहीं। नाभिकीय संलयन तो हमारा जीवाश्म तो है नहीं। चंद्रमा हमारा जीवों का अवशेष से तो बनता नहीं है। सूर्य तो वो अपने राजा है, यानी इनमें से कोई नहीं हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था। इसका खोज आपका फैराडे साहब ने किया था। किसने? फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है तो उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो देखिए, जिस व्यक्ति का आंख क्या है, निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है, तो समझ लीजिए उसमें दूरदृष्टि दोष हो गया है। कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष का निवारण जो है, यदि क्वेश्चन पूछेगा कि दूरदृष्टि दोष का निवारण यानी कि उपचार किस लेंस से किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष का उपचार आपका उत्तल लेंस से किया जाता है। चश्मा में कौन सा लेंस होता है, उसका उत्तल लेंस होता है।
और निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है ना आपका किससे होता है, अवतल लेंस से होता है। तो अगला क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 ये हमारा गैस है, इसमें जब ऊष्मा देंगे मतलब इसको जब गर्म करेंगे यह टूट जाएगा, यहाँ पे C नहीं होगा। कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड में वो क्या होगा, टूट जाएगा। ये हमारा क्या है, ठोस है, ये हमारा क्या है, गैस है। ये भी हमारा क्या है, ठोस है। जब इसको गर्म करेंगे प्यारे बच्चों, इसको गर्म करेंगे यह टूट जाएगा। टूटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन कहते हैं या फिर क्या बोलते हैं, अपघटन कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वियोजन, क्योंकि यहाँ पे टूट रहा है ना। टूटना मतलब क्या हो जाएगा, वियोजन होना मतलब विच्छेद होना। अगला है कि साग सब्जियों, मेरे बच्चों यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में ना कई बार आ चुका है और इस मरतबा भी जो आपका टेस्ट एग्जाम हुआ था ना इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यह हमारा होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा होता है भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय का मतलब हो जात से अलग। देखिए आपका चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, ये तीनों आपका एक जात का है, लेकिन यह प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह हमारा इन तीनों से क्या है, अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस समझते हैं ना, जिसे किसी का हड्डी टूट जाता है जो प्लास्टर करता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो यह हमारा तो डॉक्टरों के द्वारा उपयोग में आता है कि हड्डी गुड्डी टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करता है, लेकिन ये तीनों से यह क्या है, बिल्कुल भिन्न है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, या तीनों से क्या है, बिल्कुल विजातीय मतलब अलग है, जात से अलग है। क्वेश्चन 11 है निम्नलिखित में से, चलो सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। यानी क्षारक क्षार का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जिसका मान 7 से अधिक होता है उसको क्षारीय विलयन कहते हैं। तो हमारा देखिए 13 क्या 7 से अधिक है ना, ये हमारा क्षार हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा। तो उदासीन का केवल क्या होता है, 7 के बराबर होता है। और यदि क्वेश्चन पूछे बताइए कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है बच्चों, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान हमारा होता है 7 से कम होता है, और उदासीन का 7 होता है, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा, अम्लीय, क्षारीय और क्या था, उदासीन, इन तीनों में से आपका एग्जाम एक क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लीजिएगा, बिल्कुल आएगा भाई। बताइए वह कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु बोलेगा तो हमारा हो जाएगा पारा। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। लेकिन वही क्वेश्चन पूछे, धातु नहीं पूछकर आ गया क्वेश्चन एग्जाम में, बताइए वह कौन ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, एक ऐसा अधातु है ना, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। क्लियर है सबका। चलिए भाई, अगला है सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। जब सीसा और टीन को मिला के बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं जी, सोल्डर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में आपका 2 आबंध होते हैं। कितने आबंध होते हैं भाई, 2 आबंध होते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच में 2 बंधन होते हैं, 2 आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता जो उपभोग करेगा, जो खाएगा, तो कौन खाएगा जी, जंगली जानवर। ये हमारा क्या है, उपभोक्ता है। बाकी बात हमारा हरे पौधे, नील हरित शैवाल, फूल और पत्ते, इस हमारा क्या उत्पाद होता है। बाकी बात ये हमारा जंगली जानवर जो है क्या उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है बच्चों। कवक में आपका ना मृतजीवी पोषण पाया जाता है। और पोषण की बात करेंगे, पोषण आपका होता है 2 प्रकार का होता है। पोषण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक आपका होता है स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं, मतलब अपने से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या होते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे कि सभी हरे पेड़ पौधे हमारा स्वपोषी होते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा होता है परपोषण। परपोषण यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं अपना भोजन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपोषण कहते हैं, मतलब परपोषित जीव कहते हैं। जैसे मानव से हो गया, कीट फड़िंगा हो गया,
यानी जितने सभी हरे पेड़ पौधे होते हैं, शैवाल होते हैं, इनको छोड़ के बाकी बात सब क्या है, परपोषी होता है। अगला क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ना आपका ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव डायलिसिस थैली कौन है। तो मानव का जो डायलिसिस थैली है वो हमारा नेफ्रॉन है। क्या है भाई, नेफ्रॉन को मानव डायलिसिस थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो पुष्पी पौधों में जो ना फूल के द्वारा, किसके द्वारा, फूलों के द्वारा क्या होता है, प्रजनन होता है। किसके द्वारा, फूलों के द्वारा। एक पुष्प का जो है ना परागकण जो होता है वो जाके क्या होता है, परागकण में जाके मिलता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। जैविक प्रक्रम का मतलब होता है कि जीवों के द्वारा वो अब घटित होगा नहीं, वो सड़ गल के खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूखे घास पत्ते क्या है, एक जैविक प्रक्रम द्वारा घटित होने वाला पदार्थ है। देखिए पॉलिथीन ये हमारा जो ना घटने वाला नहीं है, मतलब गलने वाला नहीं है। रबर भी नहीं गलेगा, प्लास्टिक भी नहीं गलेगा। तो क्या गलेगा भाई, हमारा सूखे घास पत्ते क्या होगा, मिट्टी में सड़ के खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों कि किसी चालक के छड़ों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I का मान क्या होगा। अच्छा सूत्र पूछ रहा है ना, तो ध्यान देखिएगा, I बराबर होता है V/R। क्या होता है, I बराबर सूत्र होता है V/R। तो देखिए किसी में है क्या, I बराबर R/V है, नहीं है, यानी सब जगह R है। R निकाल लेंगे तो हमारा R यहाँ आ जाएगा, V यहाँ, तो I हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, R बराबर V/I, ऐसा तो ऑप्शन में हो सकता है, R बराबर V/I। तो हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन तार से जोड़ा जाता है, तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। धारा का मान का मतलब हो गया मेरे बच्चों, आपसे जो है ना I का मान पूछ रहा है, और 100 वाट का मतलब हुआ बल्ब का पावर दिया गया 100 वाट, यानी कि P का मान दिया गया है 100 वाट दिया गया है, और वोल्टेज जो है 250 वोल्ट दिया गया है। तो हमें निकालना है क्या, I का मान क्या होगा। तो देखिए मेरे बच्चों I बराबर क्या होता है, P/V होता है ना। धारा बराबर क्या होता है, पावर बटे वोल्ट होता है। तो पावर कितना है, पावर 100 है, वोल्ट कितना 250 है। चलिए तो 25 चौके 100 और 25 चौके कितना हो गया 150, 25 चौके 100, उसके बाद 2 दूनी 4, 2 3 गड़बड़ तो नहीं हो गया, मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गया। कितना था भाई 100 और बटे कितना था 250। ओ यहाँ 250 है ना, हम 150 बोल रहे थे, सॉरी माफ कीजिएगा। चलिए ऐसे काट दिया ना, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 25, 2 बटे कितना हो गया 5, इसको काटेंगे तो 0 पॉइंट हो जाएगा 4, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.4 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज आधारित है। तो देखिए विद्युत फ्यूज जो है ना विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग जनित्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जब देखिए तार में करंट आता है ना तो उसमें जो गतिशील कण होता है जो दौड़ता है वो इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। क्या दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यानी कि जीव द्रव्यमान का उदाहरण कौन नहीं है। देखिए यह पेट्रोल आपका जीव द्रव्य का है, बायोगैस है, कोयला भी जीव द्रव्य है मतलब बायोगैस है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा आपका जीव द्रव्य का उदाहरण नहीं है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। हाँ एक कोयला पे आपका क्वेश्चन आता है कि कोयला क्या है, तो बताना है प्यारे बच्चों कि कोयला जो है ना, कोयला एक नवीकरणीय संसाधन है। आपको जाना ज्योग्राफी में क्वेश्चन आता है, संसाधन है। कोयला क्या है, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। चल आगे बढ़ते हैं। अगला है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल जो होनी चाहिए ना वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए बच्चों। कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा देखने के लिए
कि पवनों का देश किसे कहा जाता है ना। याद रखना है आपको कि डेनमार्क को बच्चों, डेनमार्क को ना पवनों का देश कहा जाता है। किसको? डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। यदि आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो बस यही दो में से एक आएगा, चाहे तो ये आ सकता है अथवा ये आ सकता है कि पवन की चाल कितनी होनी चाहिए। तो अगर आएगा पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, बताना क्या, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पवन की चाल कितनी होनी चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वही क्वेश्चन पूछे कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। क्लियर है सबका? आज ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेट नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब लेट नाइट्रेट को गर्म करता है ना, ये आपका नाइट्रेट जो है ना, ये प्राप्त होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड, और आपको ना यहाँ पे ऑक्सीजन प्राप्त होता है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं। जब उसको वियोजित करेगा ना, अलग करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन, क्योंकि उसको अलग ना करेगा, तोड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया, है ना जी। वियोजित होकर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे इसको तोड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है, इनमें से कौन सही भाई, Na2CO10H2O, हमारा E2 जो है ना सही है, धोवन सोडा, Na2CO × 10H2O, ये हमारा क्या है, ये सूत्र हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को चाकू से काट सकते हैं। किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 में इसमें ना 3 आबंध होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रतिकारक कौन है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बॉन्ड COOH। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक ये तो नहीं होगा, तो सबसे कम है, ये कम है, उसके बाद ये है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। हमारा जो है ना कॉपर जो है सबसे क्या है, अधिक क्रियाशील है, इन सबका तुलना जल्दी खराब हो जाता है वायु में। आगे बढ़िए। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो हम लोग का सूर्य है, पहले सूर्य आता है, बाकी बाद में कौन आएगा। ऊर्जा का जो विशाल स्रोत है सूर्य है। हरे पौधे कहलाते हैं तो उत्पादक कहलाते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं सभी उत्पादक कहलाते हैं, और सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो कीटों के पंख और चमगादड़ के जो पंख होते हैं वह समवृत्त अंग होते हैं। यह आपका क्वेश्चन 2013 में भी आया था। अगला है कि भोजन का पचना, यहाँ पे पचना हो गया भाई, पचना का है ना, पचना, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह हमारा उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा भाई, उपचयन अभिक्रिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जीव है। उभयलिंगी का मतलब होता है नर और मादा दोनों का गुण एक ही जीव में पाया जाता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों एक ही में पाया जाता है, वो हमारा केचुआ है। केचुआ क्या, एक उभयलिंगी जीव है, अर्थात केचुआ में नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है ना, दोनों लिंग पाया जाता है। और केचुआ को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। भूमिगत जल तो नदी तो भूमिगत है नहीं, तालाब तो है नहीं, समुद्र भी नहीं है, कुआं हमारा भूमिगत जल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ड्राइवर के बगल में जो दर्पण होता है पीछे की वस्तु देखने के लिए, वह हमारा होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। यह अवतल दर्पण का इस्तेमाल की बात करेंगे ना, अवतल दर्पण आपका दाढ़ी बनाने में, डॉक्टरों के द्वारा रोगियों के नाक कान इत्यादि जांच करने में, और इस सौर कुकर में किया जाता है। फिर गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उत्तल दर्पण का इस्तेमाल जो है ना आपका गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो डायनामो जो है ना उसको विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, रूपांतरित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, विभव और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो विभव हो तो विभवांतर हो, इसका मात्रक वोल्ट होता है। और ओम की बात करेंगे ना, आपका प्रतिरोध का
रोध का मात्रक आपका ओम होता है। और एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? यानी कि जब कोई किरण किसी प्रिज्म से गुजरता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण बनता है ना, उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। चलिए अगला है कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? यानी जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं यह 7 रंगों में बढ़ जाती है। कितने रंगों भाई? 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या होते हैं? इसे कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं इसे? वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज कतारें होती हैं? क्षैतिज पंक्तियां होती है। क्षैतिज पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त कहते हैं। तो समझ में आ गया आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। यदि क्वेश्चन पूछे वर्ग कितने होते हैं तो वर्ग हमारा 18 होता है। तो क्षैतिज पंक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और उदग्र पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग कहते हैं। तो क्षैतिज पंक्तियां कितनी होती है यानी कि आवर्त कितनी होती है? 7 होती है। अगला क्वेश्चन है कि लाफिंग गैस का सूत्र है। ऑप्शन ए हमारा N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए अगला है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम क्या है? यानी CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसको हम लोग कहते हैं विरंजक चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विरंजक चूर्ण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है? हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। लिथियम को चाकू से प्यारे बच्चों काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि Mn अति तनु अम्ल जो है ना HNO3 से अभिक्रिया जब करता है तो वह कौन सा गैस बनाती है? वह बनाता है हाइड्रोजन का भाई, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ था? यहाँ पर उत्तराखंड से हुआ था, 1970 में हुआ था। और चिपको आंदोलन का नेता जो था वो हमारा था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि चिपको आंदोलन का नेता कौन था? तो बताना है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1970 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? कौन सा लेंस वो है? वो हमारा है उत्तल लेंस। इसमें ना वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस जी अवतल लेंस हो जाएगा। देखिए और एक हमारा क्या होता है? ठीक है जी उत्तल लेंस होगा क्योंकि उत्तल लेंस है। हम कुछ और सोच लेते हैं इसलिए मानव नेत्र में पाया जाता है। ऐसे उत्तल लेंस मानव नेत्र में पाया जाता है। ठीक है ना? तो कौन सा लेंस जिसमें कि वास्तविक भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है? तो वो हमारा है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। ठीक है? और अवतल में केवल काल्पनिक बनता है। चलिए स्पर्श दर्शन की दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? तो स्पर्श दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होता है। और यदि क्वेश्चन पूछे कि स्पर्श दृष्टि की जो दूरतम बिंदु होता है वह कितना होता है? वो अनंत होता है। आपको पहले बताए थे कि निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर आपको अनंत होता है। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपरास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? यानी कि हीटर का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? वो नाइक्रोम का होता है। और यह टंगस्टन जो है ना या विद्युत बल्ब का होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। अगला है बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन होता है। इसका सूत्र होता है CH4 मीथेन का। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो यह किस प्रकार का लेंस है? देखिए अगर पहचानना है कि लेंस कैसा है, कौन सा लेंस है, इसका चिन्ह देखिए। प्लस में है ना, प्लस रहेगा तो हो जाएगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यदि माइनस रहेगा तो कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। 5-6 से मतलब नहीं है। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब
बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, यानी उत्तल लेंस में अगर हम चाहते हैं कि वस्तु को जो है ना, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हो, काल्पनिक हो और बड़ा हो, ठीक है ना। आभासी क्या है, आभासी एवं आवर्धित, मतलब काल्पनिक हो और बड़ा हो, वास्तविक नहीं काल्पनिक हो। यानी उत्तल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो, काल्पनिक हो और वस्तु से बड़ा हो, तो वस्तु कहाँ पे रखना चाहिए, फोकस और लेंस के बीच रखना चाहिए। अवतल लेंस के सामने वस्तु को कहां पे रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा, तो उसे जो है ना वक्रता केंद्र पर रखना पड़ेगा, यानी सेंटर ऑफ कन्वेंशन यानी कि सी पर रखना पड़ेगा। अगला है कि किस वर्ण के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है, लेकिन लाल वर्ण का विचलन कम होता है, बैंगनी वर्ण का विचलन क्या होता है, अधिक होता है। अगला है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा दीजिए कि ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो ईंधन जब जलावन को ईंधन को जलाएंगे तभी ना ऊर्जा निकलेगा, तभी ना प्रकाश निकलेगा, है ना। तो हमारा जगह दहन के द्वारा, दहन का मतलब जलना ही होता है। अगला है कि एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आता है आपका वोल्ट मीटर, तो ध्यान दीजिएगा वोल्ट मीटर को जो है ना, वोल्ट मीटर को आपको जो है ना समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस क्रम में समांतर क्रम में, और एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन जो है ना 62 यानी कि 2014 में टोटल खोज खाज के क्वेश्चन कितना मिला था, 62 मिला था, जो कि हम पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और आपसे हम यही कहेंगे कि प्यारे बच्चों आप जो ना विशेष फोकस क्वेश्चन बैंक पे कीजिए। जितने लोग टॉपर करते हैं ना उससे पूछिएगा कि अधिक से अधिक समय किस पर दिया जाए, तो अधिक से अधिक समय आप क्वेश्चन बैंक पे दीजिए, चाहे मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, एनीबॉडी कोई भी विषय हो, तो आपको विशेष फोकस पे करना है, क्वेश्चन बैंक पे करना है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक पे पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है कैसा पूछा गया और कैसा आ सकता है। लगभग 80% प्रश्न जो है ना सिलेबस आपको क्वेश्चन बैंक से पूछा जाता है, इसलिए आप लोग के लिए हम क्वेश्चन बैंक को विशेष तौर पे जो है ना वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चन बैंक का, तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होता है आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू प्यारे बच्चों। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।